हम इस बार 1976 के पतझड़ और सर्दियों तक वापस जा रहे हैं। मुझे पता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मानता हूँ ये एक पुरानी कहानी है, लेकिन मैं वादा करता हूँ ये बहुत अच्छी है। और 76 की गर्मियों में मेरी बेवकूफ़ी ने मुझे कैलिफोर्निया जाने का फैसला करा दिया। ये एक नेक इरादे से किया गया प्रयास था, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, लेकिन हर संभव तरीके से नाकाम रहा। मैं वहां जाने के कम से कम 1 साल के अंदर ही वापस अरकानसस आ गया था। शायद घर जैसा ही कोई जगह थी, मुझे लगता है, लेकिन इसमें शायद उस रूममेट का भी हाथ था जिसके साथ मैं सैक्रामेंटो में रहता था। मैं हिप्पी मूवमेंट में थोड़ा देर से शामिल हुआ था। समर ऑफ लव या वियतनाम विरोध प्रदर्शनों के लिए मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैंने देखा कि युद्ध ने मेरे पिता के साथ क्या किया वो बहुत भयानक था। मैं छोटा था, वो जब वापस आए तब मैं सच में बहुत छोटा था, लेकिन मुझे याद है कि वो कितने बदल गए थे, जैसे उनका एक छोटा सा हिस्सा वहां कहीं खो गया था किसी तरह। तो 70 के दशक के मध्य तक मुझे सैन फ्रांसिस्को जाने का अचानक मन हुआ। मेरे पिताजी ने कहा था कि अगर मैं हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने तक पढ़ाई करता रहूं तो वो मुझे बस का किराया देने के लिए $100 देंगे। तो मैंने किया और उसी गर्मी में मैं ग्रेहाउंड बस से सैन फ्रैन की ओर निकल पड़ा। बस मैं पूरी तरह वहां पहुंच नहीं पाया। मैं सैक्रामेंटो में एक दोस्त से मिलने रुका जिसके साथ मैं कैंप में जाता था, और खैर बस वहीं रुक गया। उसके माता पिता ने मुझे तब तक अपने घर के अतिरिक्त कमरे में रहने की पेशकश की जब तक मेरे पास पर्याप्त पैसे न हो जाएं। फ्रिस्को जाने के लिए पैसे, लेकिन वहां रहकर मुझे खुद को आवारा जैसा महसूस होने लगा। तो अपनी पहली 2 तनख्वाह बचाने के बाद मैंने 2 अजनबियों के साथ साझा अपार्टमेंट में रहने का फैसला किया। मैं उस घर पर मकान मालिक से मिलने गया जिसके बारे में बात हो रही थी। हमने थोड़ा घर घूमा और उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं कहाँ रहने वाला हूँ। जगह वाकई बहुत अच्छी थी। 3 अलग अलग बेडरूम, 2 बाथरूम और फिर ग्राउंड फ्लोर पर जितनी भी सुविधाएं आप सोच सकते हैं सब थीं। रसोई, लॉन्ड्री रूम, टीवी रूम, गैराज, और किराया इतनी अच्छी जगह के हिसाब से बहुत ही आकर्षक रूप से कम था। वहां रहने वाले दोनों लोग उस समय काम पर थे, तो मैं उनमें से किसी से भी पहले नहीं मिल पाया, और जाहिर है मुझे उनके किसी भी बेडरूम में ताक झांक करने की इजाजत नहीं थी, तो मुझे उनकी शख्सियत के बारे में कोई अंदाजा नहीं हुआ। लेकिन यकीन मानिए ये सब बहुत जल्दी बदलने वाला था। 1 हफ्ते बाद मैं उस खाली कमरे में शिफ्ट हो गया और उन दोनों लड़कों से मिला जिनके साथ मुझे रहना था। एक लड़के का नाम रिचर्ड था और दूसरे का नाम ब्रैड। रिचर्ड थोड़ा अजीब और अस्त व्यस्त सा लगता था, लेकिन वह ज्यादातर अपने में ही रहता था, जबकि ब्रैड काफी दोस्ताना और मिलनसार था। बात यह थी कि ब्रैड अगले 2 हफ्तों में कभी भी घर छोड़ने वाला था और वह चाहता था कि जाने से पहले मुझे रिचर्ड के बारे में सब कुछ बता दे। असल में उसने मुझसे पूछा कि मुझे यह कमरा कितनी बुरी तरह चाहिए। मैंने उसे बताया बहुत ज्यादा चाहिए, या तो मुझे यही कमरा मिलता या फिर मुझे आने वाले समय में बेघर रहना पड़ता। और तभी उसने मुझे बताया कि रिचर्ड जब चाहे तब कूल हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ तो कमी जरूर है। मैंने उससे पूछा कि उसका मतलब क्या है, और उसने बस जवाब दिया, देख लेना, बस दूसरे अपार्टमेंट्स पर भी नजर बनाए रखना। बी में आमतौर पर कुछ अच्छे लिस्टिंग्स मिल जाती हैं। शुरू में मुझे लगा कि मैं बस किसी हल्की फुल्की रूममेट की खटपट या राजनीति में फंस गया हूं और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था। मैं वहां कुल मिलाकर 5 मिनट ही रहा था, तो किसी का पक्ष लेने का सवाल ही नहीं था, इसलिए मैंने कूटनीतिक रवैया अपनाने का फैसला किया। लेकिन ब्रैड सही था, रिचर्ड वाकई बहुत अजीब था, और वो भी मजेदार हिप्पी तरीके से अजीब नहीं था। वो बस अपनी अजीबियत का झंडा लहराता नहीं था, दोस्त। वो खुद ही अजीबियत का झंडा था, अकेले ही। पहली बार मैंने तब नोटिस किया जब मैं किचन में गया और रिचर्ड टेबल पर बैठा था। वो अखबार पढ़ रहा था और उसके सिर पर एक संतरा रखा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो उसने जवाब दिया कुछ ऐसा कि विटामिन सी सोख रहा हूं। मैं हंस पड़ा, सोचकर कि वो बस मजाक कर रहा है, लेकिन जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो पूरी गंभीरता से बैठा था। मैंने समझाना शुरू किया कि पोषण ऐसे काम नहीं करता, और उसने जवाब दिया कि मुझे उसके शरीर में क्या होता है इस पर उसे भाषण न दूं। उसने कहा कि ये उसका शरीर है और उसे इसके बारे में सबसे ज्यादा पता है। स्वाभाविक है, मैं बस यही सोचता हूं, ठीक है भाई,
जैसी तुम्हारी मर्जी। जितना हो सके टकराव से बचते हुए, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रैड को देखा, मैंने मान लिया कि वह सही था। रिचर्ड पागल था। वो कितना पागल है इसका मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि अब पता चलने ही वाला है। रिचर्ड का व्यवहार ब्रैड के घर छोड़ने तक अजीब तरह से अजीब ही बना रहा। ये कुछ ज्यादा डरावना नहीं था, बस ऐसी बातें थीं जिन्हें सुनकर आप आंखें घुमा लें या सिर हिला दें। जैसे एक बार हम टीवी के सामने डिनर कर रहे थे और रिचर्ड थोड़ा सा उठकर बैठता है, कुछ पल के लिए शून्य में घूरता है, अपनी नब्ज चेक करता है, फिर कहता है, मेरा दिल अभी धड़कना बंद हो गया। ब्रैड को शायद अब समझ आ गया था कि ऐसे पागलपन भरे व्यवहार से कैसे निपटना है, इसलिए वह झूठी सी हल्की चिंता जताता है और फिर रिचर्ड को झपकी लेने की सलाह देता है, और फिर रिचर्ड वही करता है। जैसे कोई वहमी बच्चा, वह अपना खाना खत्म करता है, फिर अपनी क्या उसका मरा हुआ दिल, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, यह डरावना नहीं था, बस थोड़ा परेशान करने वाला था। सारी डरावनी चीजें तो ब्रैड के जाने के बाद ही शुरू हुईं। असल में मुझे लगता है कि ब्रैड ही एकमात्र था जो रिचर्ड के व्यवहार को काबू में रखे हुए था, क्योंकि जिस दिन ब्रैड गया उसी दिन रिचर्ड ने करवट ली, और वो भी बुरे की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं सैक्रामेंटो में पार्ट टाइम काम कर रहा था, पास के एक ग्रोसरी स्टोर में, हफ्ते में 4 दिन 5-5 घंटे की शिफ्ट में। एक दिन मैं अपनी शिफ्ट से वापस आया और रिचर्ड बाथरूम के सिंक के ऊपर खड़ा था, एक टूटी हुई शीशे के टुकड़े में देख रहा था जिसे उसने काउंटर पर टिकाया हुआ था, और वह स्ट्रेट रेजर से अपने सारे बाल मुंड रहा था। नई हेयर कट ले रहे हो दोस्त? मुझे याद है मैंने उससे यही पूछा था। नहीं, ये मेरा खोपड़ी है, मुझे लगता है ये टूट गई है। तो फिर जल्दी अस्पताल चले जाओ डिकी बॉय, मैंने सुना है ये काफी गंभीर हो सकता है। उस समय तक मैंने ब्रैड का तरीका पूरी तरह अपना लिया था, नम्रता से ध्यान दो और फिर दूरी बना लो। लेकिन रिचर्ड जवाब देता है कि न सिर्फ उसकी खोपड़ी टूटी है, बल्कि उसे अपनी त्वचा के नीचे प्लेट्स हिलती हुई भी महसूस हो रही हैं। अब मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन मुझे 99% यकीन था कि ये नामुमकिन है। और जब मैंने उसकी हालत देखी तो न कोई सूजन थी, न खून, कुछ भी नहीं था। वो बस अपनी हाइपोकॉन्ड्रियक सेहत की चिंता में फिर से फंसा हुआ था। एक बार हम डिनर कर रहे थे और रिचर्ड ने मेरी सॉसेज ग्रेवी की तारीफ की। ये जैसे डबल तारीफ थी, क्योंकि ये मेरी माँ की सीक्रेट रेसिपी भी थी। आखिरकार ब्रैड सही था। रिचर्ड अच्छा बन सकता था जब वह चाहता, लेकिन फिर भी वह किसी तरह पल को बिगाड़ देता था, जैसे कहता, हाँ तुम वाकई बहुत अच्छी कुक हो, मेरी माँ से तो कहीं बेहतर। वो तो मुझे झड़ देने की कोशिश करती थी। फिर जैसे संतरे वाली बात थी, मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, तो मैं हंस पड़ी। लेकिन ठीक संतरे वाली बात की तरह वो बस मुझे घूरता रहा, पूरी तरह से गंभीर चेहरा, और मुझे एहसास हुआ कि यह मजाक नहीं था। और इस बार वह सच में थोड़ा नाराज था कि मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। और यही पहली बार था जब मैंने रिचर्ड का बुरा रूप देखा। वह बस मुझे घूरता रहा, चाकू और कांटा इतनी जोर से पकड़े हुए कि उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं। और एक पल के लिए मुझे सच में डर लगा कि वह बस टेबल के उस पार से मुझ पर झपट पड़ेगा। इसके बजाय वह अपनी प्लेट उठाता है, उसे साफ करता है, फिर अपने कमरे की ओर चला जाता है। कुछ घंटे बाद उसने इतनी बदतमीजी करने के लिए मुझसे माफी मांगी। मैंने उसे माफ कर दिया और इस तरह यह चक्र फिर से शुरू हो गया। वह बिल्कुल सामान्य व्यवहार करता, फिर कुछ अजीब तरह के उफान आते और मैं ब्रैड के नए अपार्टमेंट की तलाश में नजर रखने के सुझाव पर फिर से सोचने लगता। लेकिन जब तक मुझे सेफवे में और घंटे नहीं मिल जाते, तब तक यह मेरे लिए कोई विकल्प नहीं था। अगर आपको याद हो तो मैंने पतझड़ के दौरान अपार्टमेंट में शिफ्ट किया था और उस समय रिचर्ड का व्यवहार सबसे खराब था। मेरे रहने के अधिकांश समय में उसका व्यवहार मजेदार रूप से अजीब था, लेकिन जैसे जैसे हम क्रिसमस के करीब आते गए, वैसे वैसे ऐसा लगने लगा कि वह किसी गिरावट की ओर और गहराई में फिसलता जा रहा है। और यह साबित हुआ कि वह इससे कभी पूरी तरह उबर नहीं पाया। और यह निश्चित रूप से हमारी मनोरंजनात्मक ड्रग्स के इस्तेमाल से और भी ज्यादा खराब हो गया था। जैसा कि मैंने कहा, मैं एक देर से खिलने वाला हिप्पी हूं,
तो जब रिचर्ड ने सुझाव दिया कि हम कुछ पॉट और एलएसडी का इंतजाम करें तो मैंने बस सोचा, ग्रूवी, समझ रहे हो ना। मैंने यह सोचने की जरूरत ही नहीं समझी कि उसके मानसिक मुद्दों को देखते हुए यह एक बहुत ही खराब विचार हो सकता है। असल में मुझे तो लगा था कि शायद ड्रग्स उससे मदद कर दें, लेकिन हे भगवान, यह सोचना पूरी तरह से मेरी मासूमियत थी। जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगा था कि 1-2 ट्रिप रिचर्ड की मदद कर सकते हैं, उसे थोड़ी समझ दे सकते हैं, लेकिन ड्रग्स का इस्तेमाल करने से उसमें जैसे कोई आग सी लग गई। वह उन्हें सिर्फ मनोरंजन के लिए इस्तेमाल नहीं करता था, जैसे मैं और मेरे दोस्त लिटिल रॉक में किया करते थे। वह उन्हें आदतन इस्तेमाल करता था। वह लगातार 1 हफ्ते तक हर रात ट्रिप करता रहा, जब तक कि मुझे हमारे लिए खरीदी गई एसिड की छोटी आई ड्रॉपर लिटरली छुपानी नहीं पड़ी। और जब वह आखिरकार उस हालत से बाहर आया तो वह पूरी तरह से बिगड़ चुका था। जिस दिन वह होश में आया, मैंने उसे नाश्ते के लिए नीचे आते हुए सुना, और जब वह किचन एरिया में आया और मैंने ऊपर देखा तो देखा कि वह बिल्कुल उसी तरह नंगा था जैसे वह पैदा हुआ था। जाहिर है, मैं चिल्लाने लगा, रिचर्ड, खुदा के लिए कुछ कपड़े पहन लो। वह बस जवाब देता है, क्यों? फिर कुछ सीरियल उठाता है, अपने लिए एक कटोरी में डालता है और फिर बैठकर खाने लगता है। मैं अंदर ही अंदर और भी ज्यादा असहज होता जा रहा था, और मैं खुद को उस तरह एक नंगे आदमी के सामने खाना खाने के लिए मजबूर नहीं कर पाया, इसलिए मैं बस उठकर बाहर चला गया। बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि मैंने उस पूरी नग्नता वाली बात को ठीक से नहीं उठाया। उसने इसे अपनी आजादी का पास समझ लिया। तो बेहद चिढ़ाने वाली लगातार बढ़ती आवृत्ति के साथ मेरे रूममेट्स घर में इधर उधर पूरी तरह नंगे घूमते रहते थे, जबकि जैक डैनियल्स की बोतल से सीधे घूंट लेते हुए। अब ज्यादातर लोगों को जिन्हें मैंने ये कहानी सुनाई है, उन्होंने कहा कि वे तो नग्नता शुरू होते ही वहां से चले जाते। लेकिन मैं क्या कहूं, वो 70 का दशक था। मैं खुद भी कुछ हद तक अजीब था, और अगर मैं सैक्रामेंटो में एक छोटे से अजीब इंसान को नहीं झेल सकता था, तो जब मैं वहां पहुंचूंगा तो कट्टर फ्रिस्को हिप्पियों के साथ कैसे घुल मिल पाऊंगा? नहीं, इसके बजाय आखिरी झटका तब लगा जब मैं घर लौटा और उसे बनाते हुए पाया, कॉकटेल्स। तो जैसा कि मैंने कहा, एक दिन मैं घर में दाखिल हुआ और रसोई में मिक्सर की आवाज सुनाई दी। मैं मिक्सर की आवाज के रुकने का इंतजार करता हूं ताकि उसे आवाज देकर बुला सकूं। जैसे ही मैं टीवी रूम में जाता हूं, उसे किचन तक जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरना पड़ता था, तो मैं उससे पूछता हूं कि वह क्या बना रहा है। वह बस उसी बेरंग सपाट आवाज में जवाब देता है, कॉकटेल्स, जिससे मुझे पता चल गया कि वह नशे में है। लेकिन जब मैं रसोई में जाता हूं तो मुझे व्हिस्की की तेज गंध आती है, साथ में कुछ और भी। जो भी वह कर रहा था, उसके बाद रिचर्ड ने जाहिर तौर पर अपने पीछे सफाई करने की एक बहुत ही असामान्य कोशिश की थी, लेकिन वह पूरी तरह से थरो नहीं था, क्योंकि सादे सफेद काउंटर टॉप पर मैं अब भी देख सकता था कि वहां किसी गाढ़े लाल तरल की लकीरें जैसी कुछ चीजें थीं। मैं चलकर उसके पास जाता हूं, उस पर अपनी उंगली फेरता हूं, उसे अपनी उंगलियों के बीच रगड़ता हूं और फिर महसूस करता हूं कि उसकी बनावट काफी चिपचिपी है। रिचर्ड, मैंने कहा था, क्या यह खून है? नहीं, उसने जवाब दिया। अचानक ही मुझे कूड़ेदान का ढक्कन उठाने की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन साथ ही साथ मैं भय से भी भर जाता हूं। वह खून, चाहे जिसका भी हो, कचरे में उसके अवशेष जरूर मिलेंगे। असल में जब मैंने कूड़ेदान के ढक्कन पर एक छोटा खून से सना फिंगरप्रिंट देखा तो मुझे यकीन हो गया कि वहीं मुझे अवशेष मिलेंगे। फिर जाहिर है, मैंने कूड़ेदान खोला तो एक खून से सना कागज का बैग दिखा, जिसमें से साफ साफ एक धारीदार रैकून की पूंछ बाहर निकल रही थी। इसके बाद जो जबरदस्त बहस हुई, उसमें जब मैंने उससे पूछा कि वह आखिर भगवान के नाम पर क्या कर रहा था, तो उसने मुझे बहाना बनाकर टालने की कोशिश की। मैं ये बात कभी कभी नहीं भूल पाया। वह थोड़ी देर के लिए ब्लेंडर को घूमना रोकता है और कहता है, यह मेरी धड़कन को सिकुड़ने से रोकेगा। फिर वह आगे बढ़ता है, सोडा, बर्फ और जो मुझे लगता है कि रैकून का मांस था, उस सब का भूरा सा मिश्रण पीसता रहता है।
ये पागल राक्षस सोचता था कि उसे कोई दुर्लभ बीमारी है जिसमें उसका दिल धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इसका इलाज है कि वह फंसे हुए जानवरों के अंगों को जैक डैनियल्स और कोका कोला के साथ ब्लेंड करे। इन सब चीजों में, जैसा कि मैंने कहा, वही आखिरी सीमा थी और तब तक हमारे साथ एक और लड़का भी वहां रहने लगा था। हमने रिचर्ड को एक तरह का अल्टीमेटम देने की बात की, या तो सुधर जाओ या निकल जाओ। लेकिन यह देखते हुए कि वह जानवरों को काटने और उन्हें कच्चा खाने की हद तक अपनी पागलपन में पहुंच चुका था, हम सहमत हो गए। हमारे लिए सबसे अच्छा यही था कि हम वहां से निकल जाएं। उस रात मैंने अपने पुराने कैंप वाले दोस्त को फोन किया और उसके माता पिता के अतिरिक्त कमरे में वापस रहने के लिए मिन्नतें की। मैंने कुछ समय तक सेफवे में काम करना जारी रखा और कुछ और घंटे मिल गए, और चूंकि मैं अपने दोस्त के माता पिता के घर में किराया नहीं दे रहा था, इसलिए बस का किराया और सिक्योरिटी डिपॉजिट जुटाना काफी आसान हो गया था। मुझे रिचर्ड के बारे में फिर कभी कुछ नहीं सुनाई दिया, और जब मैंने आखिरकार जनवरी 77 में सैन फ्रांसिस्को छोड़ दिया तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। करीब 2 साल बाद की बात है, शायद मार्च 1979 की। मैं वापस अपने माता पिता के साथ लिटिल रॉक में रह रहा था। अपनी जिंदगी सुधार ली थी और एक और किराना दुकान में काम कर रहा था। मेरा मन कॉलेजों में आवेदन करने पर लगा हुआ था। कभी कभी मैं बहुत सुबह उठ जाता था और करीब 6:30 बजे किराना दुकान की ओर निकल जाता था, दुकान के मालिक को ओपनिंग के लिए तैयारियों में मदद करने के लिए। और उसका एक छोटा सा हिस्सा था अखबारों को खोलना और उन्हें छोटे वाले काउंटर के पास सजाना। मैं इस खास काम को कभी कभी थोड़ा आराम से करता था, कॉफी की चुस्की लेते हुए, खेल सेक्शन पलटते हुए, पूरी तरह से मालिक की नजरों से दूर, जो अपने ऑफिस में कैश गिन रहा होता या जो भी कर रहा होता। एक सुबह मैंने शायद नेशनल इंक्वायरर में एक हेडलाइन देखी जिसमें कुछ ऐसा लिखा था, आदमखोर हत्यारों की सुनवाई की तारीख तय। जाहिर है ये वो हेडलाइन नहीं है जो आप हर दिन पढ़ते हैं, तो मैं और जानकारी पाने के लिए वह लेख पढ़ना शुरू करता हूं। और अंदाजा लगाइए कुछ ही लाइनों बाद मुझे किसका नाम दिखता है। हाँ, मेरा पागल सन की पुराना रूममेट रिचर्ड चेस। हाशिए में उसकी एक छोटी सी तस्वीर भी है और बिल्कुल साफ साफ वही है। यही वही आदमी है जिसके साथ मैंने लगभग 5 महीने तक रहा था। यह सब मेरी याददाश्त से है, तो सारी जानकारी के लिए आपको गूगल से पूछना पड़ेगा, लेकिन मुझे जो याद है वो ये है। रिचर्ड के साथ जो घर मैंने साझा किया था, उसे छोड़ने के बाद उसके हालात साल भर में और भी बिगड़ते गए। आखिरकार 77 की सर्दियों में वह सड़क पर एक आदमी को बिना वजह गोली मारकर अपनी पहली हत्या करता है। कुछ हफ्ते बाद वह एक घर में घुसपैठ की कोशिश करता है, लेकिन परिवार घर पर नहीं होता, इसीलिए वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, तो वह इंतजार करने का फैसला करता है। लेकिन जब वे लोग घर लौटते हैं तो उसे घबराहट होती है, वह मुड़ता है और भाग जाता है। परिवार जब घर पहुंचता है तो पाता है कि रिचर्ड ने उनके बच्चे के नर्सरी में घुसपैठ की थी और फिर बच्चे के कपड़ों पर शौच कर दिया था। वह सचमुच मानसिक रूप से बीमार था। कुछ ही समय बाद वह एक और घर में घुसपैठ की कोशिश करता है और इस बार वह एक गर्भवती महिला की हत्या कर देता है। लेकिन असली डरावनी बात तो यह है, मैंने पढ़ा कि उसकी लाश के साथ सोने से पहले उसने उस बेचारी लड़की के मुंह में कुत्ते का मल भी डाल दिया। यह सोचने पर मजबूर करता है कि कोई आदमी इतना पागलपन भरा काम करने के लिए आखिर उसके दिमाग में क्या चलता है। मैंने इस मामले को कुछ समय तक फॉलो किया और जब सुना कि उसे अपनी हरकतों के लिए मौत की सजा मिली है तो मुझे खुशी हुई। हालांकि गैस चैम्बर तक ले जाने से पहले ही उसने खुद अपनी जान ले ली। लगता है वह अपनी शर्तों पर ही दुनिया से जाना चाहता था। एक ही बात है जो मुझे परेशान करती है, कुछ लोग कहते हैं कि वह पागल नहीं था कि जब उसने उन महिलाओं को मारा और उनके साथ वे भयानक काम किए तो उसे पता था कि वह क्या कर रहा है। मैं यह नहीं कह रहा कि वह मरने के लायक नहीं था, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूं। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं खुद उस आदमी के नीचे से कुर्सी खींच देता बिना एक पल गंवाए। लेकिन जो बात सच में पागलपन है वो ये कहना है कि वो पागल नहीं था। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? मैं उस आदमी के साथ रहा हूं, मैंने उसके साथ खाना खाया है, मैंने उसके साथ नशा किया है। मैं रिचर्ड चेज को जानता हूं और उस लड़के की तो बहुत पहले ही अक्ल ठिकाने से उतर गई थी, इससे पहले कि उसने हत्याएं शुरू की। वो तो हबकैप फैक्ट्री में पागल कुत्ते जैसा पागल था।
मैंने जितने समय उसे जाना और भले ही उसने जो किया वो एक त्रासदी थी, मुझे उस पर पूरी तरह हैरानी नहीं हुई। मुझे लगता है कि मैं सही समय पर वहां से निकल गया, ये मेरी किस्मत थी। अगर 1 साल और वहां रुक जाता तो शायद सड़क के किनारे मारे जाने वाला मैं ही होता। लेकिन जो बात मेरे साथ सबसे ज्यादा रह गई वो न तो किसी तरह की बच जाने की ग्लानि है और न ही वो जो लोग इसे कहते हैं, बल्कि ये सोच है कि ऐसी बुराई आखिर इस दुनिया में आती कैसे है। मैं कभी दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ के साथ रहा करता था। हेक्टर न्यू जर्सी का 6 फुट लंबा अफ्रो लातीनी लड़का था जिसकी 2 अलग अलग तरह की शख्सियतें थीं। वो या तो गुस्से का बवंडर होता था या फिर किसी बात पर पागलों की तरह हंस रहा होता था। बीच का कोई रास्ता शायद ही कभी होता था। अगर उसे हंसी वाले मूड में पकड़ लो तो वो किसी तरह बर्दाश्त करने लायक था, लेकिन अगर गुस्से वाले मूड में मिल जाए तो बिल्कुल असहनीय हो जाता था। वो किसी पोस्ट हार्डकोर बैंड का रोडी था जो ईस्ट कोस्ट पर ऊपर नीचे टूर करता रहता था, और यही उसके साथ रूममेट होने की कुछ अच्छी बातों में से एक थी। ये बात कि वो कई कई हफ्तों तक अपार्टमेंट से बाहर रहता था लेकिन फिर भी किराया देता था। लेकिन जब भी वो घर पर होता, खैर एक उदाहरण देता हूँ। ईस्ट हार्लेम में जुलाई का महीना है। मैंने खिड़कियां खोल रखी हैं। किसी और खुली खिड़की से लैटिन ब्रास बैंड की धुनें दोपहर की हवा में तैर रही हैं और मैं साउदर्न पीच लेमोनेड पी रहा हूं जैसे जिंदगी बहुत अच्छी हो। अचानक हेक्टर ईंट की धूल से सना हुआ अपार्टमेंट में घुस आता है, जैसे, भाई मुझे ईंटें चाहिए, तेरे पास ईंटें हैं? मैंने अभी अभी उबर चलाना शुरू किया था ताकि अपनी स्टैंड अप करियर को शुरू कर सकूं, तो नहीं, मेरे पास कोई ईंटें नहीं थीं, और अगर होती भी तो मैं उन्हें हेक्टर के साथ बांटता नहीं। और अचानक वो बोलता है, छत पर ईंटें हैं। और जैसे ही वो अपार्टमेंट से बाहर भागता है और बिल्डिंग की सीढ़ियों की ओर जाता है, मैं खिड़की के बाहर से बच्चों की चिल्लाहट सुनता हूं। फिर मैं बाहर देखता हूं तो एक झुंड बच्चों का दिखता है, करीब 11 साल के बच्चे जो हमारी बिल्डिंग की तरफ स्पेनिश में कुछ चिल्ला रहे थे। उन्होंने मुझे देखा, मुझे गालियां देने लगे और इशारे करने लगे। फिर अचानक सब इधर उधर भाग गए। फिर धड़ाम, एक ईंट ठीक उसी जगह आकर गिरती है जहां वे बच्चे भागने से पहले खड़े थे। देखो, हेक्टर ऐसा ही इंसान था। वो सिगरेट का पैकेट लेने बाहर जा सकता था और लौटते वक्त खुद को प्यूर्टो रिकन बच्चों के साथ ईंटों की लड़ाई में पा सकता था। मेरी जिंदगी में कभी भी मेरा किसी प्रीटीन 12 साल से छोटे बच्चे से झगड़ा नहीं हुआ, वो भी ऐसा जिसमें चीजें फेंकी जा रही हों। लेकिन हेक्टर के आसपास ये सब तो रोज की बात थी। तो उस अक्टूबर में हेक्टर अपनी किसी बैंड के साथ एक बड़े हैलोवीन टूर पर जा रहा था और वो मुझे बताता है कि वो नवंबर के दूसरे हफ्ते तक वापस नहीं आएगा। इसका मतलब था कि तब तक मुझे आधा किराया देना पड़ेगा जिसके लिए मुझे पैसे उधार लेने पड़ते। इससे एक बड़ा झगड़ा हो गया, और जब से मैं यहाँ रहने आया था पहली बार मुझे लगा कि हेक्टर सच में मुझे मार सकता है, और जैसा कि वो था, मुझे पूरा यकीन था कि अगर बात मारपीट तक पहुंची तो वो एक मुक्के पर नहीं रुकेगा। तो जब उसके टूर पर जाने का समय आया तो अपार्टमेंट का माहौल सिर्फ अपने सबसे निचले स्तर पर ही नहीं था। मैं सच में अपनी शारीरिक सुरक्षा को लेकर डरा हुआ था। वो चला गया, मैं नया अपार्टमेंट ढूंढ रहा था, और अब जिंदगी उतनी अच्छी नहीं रही थी। तो कुछ रातों बाद, असल में हैलोवीन से ठीक एक रात पहले, मैं छोटे से किचन एरिया में बैठा था, अरे पास खा रहा था और दूसरे अपार्टमेंट्स देख रहा था। कोई अपार्टमेंट की घंटी बजाता है तो मैं देखने जाता हूँ कि कौन है। यह उस समय की बात है जब हमारे पास इंटरकॉम थे, लेकिन वे बहुत खराब थे और आधे समय तो ठीक से काम भी नहीं करते थे। तो जब मैंने सुना कि कोई आदमी जिसकी बोली में लहजा था कुछ ऐसा कह रहा है, मुझे अपार्टमेंट नंबर 3 चाहिए लेकिन घंटी काम नहीं कर रही है, मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को अंदर आने दे दिया। न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जो टेकआउट, डिलीवरी और स्ट्रीट फूड पर टिका है, तो मैं किसी डिलीवरी ड्राइवर को लेकर ज्यादा शक करने वाला नहीं था। लेकिन मुझे सतर्क रहना चाहिए था और इसकी कीमत मुझे अपनी जान से चुकानी पड़ सकती थी। उन लोगों ने हमारे मुख्य दरवाजे को ऐसे तोड़ डाला जैसे कुछ था ही नहीं। उन्होंने हथौड़े से ताला एक झटके में तोड़ दिया। पहले तो मुझे लगा कि पुलिस है, क्योंकि वे सब अंदर घुस आए, बंदूकें ताने हुए, चिल्लाते हुए, फर्श पर आओ, नीचे हो जाओ।
लेकिन जब मैं फर्श पर औंधा लेटा हुआ था, तब जिस तरह से वे आपस में बात कर रहे थे, उससे मुझे समझ आ गया कि वे सिर्फ लुटेरे हैं। लेकिन वे मेरे अपार्टमेंट में कर क्या रहे थे? मेरा पहला ख्याल था, हे भगवान हेक्टर, अब किसके पैर पर पैर रख दिया तूने। लेकिन इससे पहले कि मैं और कुछ सोच पाता, उनमें से एक मुझसे पूछने लगा, वो कहाँ है? वो कहाँ है? मैंने कहा, क्या कहाँ है? लेकिन इससे वे और भी गुस्सा हो गए। मुझे इतनी जोर जोर से लातें पड़ी कि मैं सिकुड़कर भ्रूण की मुद्रा में आ गया। फिर उन्होंने मुझसे फिर से पूछा। मैं उन्हें और कुछ नहीं बता सकता था, तो मैंने बस कहा, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरे बटुए में $20 हैं, बस यही है जो मेरे पास है। $20 की पेशकश से वे और भी नाराज हो गए और मुझे और लातें पड़ीं। फिर वे अपार्टमेंट में चीजें इधर उधर फेंकने लगे जैसे वे कुछ ढूंढ रहे हों। और जब मैं कहता हूँ फेंकना, तो मेरा मतलब सच में तोड़फोड़ से है। वे जानबूझकर चीजें तोड़ रहे थे, दराजों को पूरी तरह बाहर निकालकर दूसरी चीजों पर फेंक रहे थे। यह हर मायने में तबाही थी। और तभी मैंने उनमें से कुछ लोगों की झलक देखी। वे सब बुरी तरह से छुपे हुए थे, या उनके चेहरों पर कुछ ढका हुआ था। वे सब काले कपड़े, दस्ताने और बाकी सब कुछ पहने हुए थे। वे पेशेवर लुटेरे थे। शायद वे अपना गुजारा ड्रग डीलरों को लूटकर करते थे, लेकिन हेक्टर ड्रग्स का धंधा नहीं कर रहा था। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि मुझे कभी न कभी पता चल ही जाता। मैंने अपार्टमेंट में बहुत सारी टूटी हुई गिटार और एम्पलीफायर देखे, लेकिन ज्यादा कोकीन या पैसों के ढेर नहीं दिखे। फिर जैसे ही मैं यह सोचने ही वाला था, उनमें से एक आदमी ने खुद ही कह दिया, तुम्हें यकीन है कि यही सही जगह है दोस्त? मुझे नहीं पता, बस इतना बताया था कि कभी कभी वह इसे बाथटब के पीछे रखता है, लेकिन इन लोगों को वहां सिर्फ नहाने की सुविधा मिली। मुझे राहत की एक लहर महसूस हो रही है। वे गलत जगह आ गए हैं, इसलिए वे बस बाहर चले जाएंगे, है ना? हो सकता है कि वे मेरा फोन ले लें ताकि मैं पुलिस को फोन न कर सकूं। तो जैसा कि मैंने कहा, मैंने उनसे कहा कि मेरा फोन मेज पर मेरे खाने के बगल में रखा है, और अगर वे चले जाते हैं तो मैं पुलिस को फोन नहीं करूंगा। कायरतापूर्ण हरकत हो सकती है, लेकिन यह हैरान करने वाली बात है कि जब आप किसी के हाथ में गन देखते हैं तो भौतिक चीजों के प्रति आप कितने शांत हो जाते हैं। लुटेरे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर जैसे ही मुझे लगता है कि वे बस जाने ही वाले हैं, उनमें से एक कहता है, मुझे लगता है इसने मेरा चेहरा देख लिया है यार, और हम तोड़फोड़ करके अंदर घुसे हैं, इसे जाना ही होगा। उनमें से एक के पास बंदूक है, और जो मुझे मारना चाहता है वह उस आदमी से बंदूक लेने के लिए हाथ बढ़ाने लगता है जिसके पास बंदूक है। लेकिन जिसके पास बंदूक है वह उसे देना नहीं चाहता। यही वो पल था जब मैंने खुद को गंदा कर लिया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। ये मेरा सबसे गर्व का पल नहीं था, और पैंट में पेशाब करना बिल्कुल भी रूपक नहीं था। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ, वे मुझे गोली मारने को लेकर आपस में बहस कर रहे हैं। मैं अपनी जान की भीख मांग रहा हूँ। वहां बस अफरा तफरी और उनकी चिल्लाहट थी, और मुझे हैरानी हो रही थी कि अब तक किसी ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। लेकिन फिर अचानक धमाका हुआ। अपार्टमेंट बिल्डिंग का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया, और मैं सीढ़ियों पर चढ़ती हुई एक बहुत जानी पहचानी आवाज सुन सकता हूं। मैं तो यह भी नहीं लिखने वाला कि हेक्टर क्या कह रहा था। अगर मैंने वो पोस्ट कर दिया होता तो मुझे सेकंडों में इंटरनेट से कैंसिल और डिलीट कर दिया जाता। लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि किसी ने 3 दिन बाद ही अपना टूर रद्द कर दिया था, और वह इस बात से बेहद नाराज था। सीढ़ियां चढ़ते हुए गुस्से में हर तरह की गालियां दे रहा था, जोर जोर से बड़बड़ा रहा था, और अपार्टमेंट में मैं और वे लुटेरे दोनों ही डर और उम्मीद में लगभग जड़ हो गए थे। फिर जैसे ही हेक्टर अपार्टमेंट में आने वाला होता है, वह कुछ ऐसा कहता है, अरे तुम्हारे पैसे ले आया हूं, तुम रोने वाले बच्चे। क्या बक बंदूक वाला आदमी हेक्टर पर बंदूक तान देता है जैसे ही वह अंदर आता है और चारों ओर फैली तबाही को देखता है जो उसका स्वागत कर रही थी। तुम लोग कौन हो? वह चिल्लाया। तुम कौन हो? बंदूक वाले आदमी ने भी चिल्लाकर जवाब दिया। इस बिंदु पर हेक्टर पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसके मुंह से झाग निकल रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे उसकी एक आंख अब भी बाहर निकलने वाली है जब वह वापस आता है। मैं यहां रहता हूं। फिर भगवान कसम, मैं देखता हूं कि हेक्टर लगभग एक शराबी में बदल जाता है, थोड़ा मोटा जेसन बॉर्न। वह अपना बैकपैक कंधे से उतारता है और सीधे उसे शूटर की ओर फेंक देता है। वह उस आदमी को थोड़ा सा असंतुलित कर देता है, उसका निशाना बिगाड़ देता है।
लेकिन जब तक वह खुद को फिर से संभाल पाता है, हेक्टर जैसे फुटबॉल में होता है इस आदमी को कालीन पर गिरा देता है और उस पर मुक्के बरसाने लगता है। फिर बाकी दो लोग भी कूद पड़ते हैं और मैं सोच रहा हूँ, हे भगवान, अब किसी को गोली लगने वाली है। तभी अचानक कहीं से हेक्टर उठता है और दोनों लोगों पर हवा में मुक्के बरसाने लगता है। वह खुद को संभाले रहता है जब तक कि वह फिर से गिर नहीं जाता। फिर लगभग तुरंत ही दोनों लोग पीछे हटने लगते हैं, हाथ हवा में उठाए हुए, और वहीं हेक्टर है उस बंदूक को पकड़े हुए जिससे उसे अभी अभी गोली लगने वाली थी। दोनों लोगों को पीछे हटने के लिए कह रहा है। उसका चेहरा खून से लथपथ है, वह पूरी तरह थक चुका है, लेकिन वहीं खड़ा है अभी अभी 3 लोगों के साथ, जिनमें से एक के पास हथियार था, जबरदस्त मुक्केबाजी जीतकर। फिर वह बेहोश पड़े शूटर की पीठ पर बैठ जाता है, बाकी लोगों से कहता है कि उसके अपार्टमेंट से निकल जाएं और मुझसे कहता है कि 911 पर कॉल करूं। और जब पुलिस आकर उस आदमी को गिरफ्तार करती है जिसे उसने पकड़ रखा था, तभी उसे एहसास होता है कि उसके कंधे में चाकू घोंपा गया है। उस रात जब उसका अस्पताल में टांके लगाए जा रहे थे, मैं सारे टूटे और सही सलामत सामान को छांट रहा था। सारा टूटा हुआ कांच और चीनी मिट्टी साफ कर रहा था और आमतौर पर अपार्टमेंट को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा था। वह करीब 1 बजे वापस आया, डॉक्टर के यह कहने के बावजूद कि इन पेन किलर्स के साथ शराब मत पीना। वह अब भी नशे में था और आते ही चोरी की घटना की शिकायत करने लगा। मैं बस सफाई करता रहा, बस एक पल के लिए रुककर कुछ बहुत दिल से कहा, हेक्टर दोस्त, मैं बस कहना चाहता था, मुझे लगता है कि आज तुमने मेरी जान बचा ली दोस्त, और मैं बस तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता था। जब मैंने यह कहा तो मेरा गला थोड़ा सा भर आया, ठीक वैसे ही जैसे अब टाइप करते हुए हो रहा है जब मैं इसे याद कर रहा हूं। हेक्टर ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे मैं उससे सच में कुछ कह पाया हूं, जब तक कि उसने जवाब नहीं दिया। जो भी हो, तुम कभी भी बीच में कूद सकते थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस समय तक मैं हेक्टर को इतना जान चुका था कि समझ सकूं कि वह अपनी भावनाओं से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही वह कमरे में फैली असहज भावनाओं की वजह से तुरंत बाहर जाने लगा, वह मुड़ा और बोला, लेकिन क्या तुमने उन लोगों के चेहरे देखे थे? ये बंदा कितना मजेदार है। और वह अपने कमरे की ओर जाते हुए उस शैतानी बच्चे जैसी हंसी हंसता रहा जिससे मेरी रूह कांप जाती है। यहां तक कि आज भी। देखिए, लगभग 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय तक मैंने धरती के सबसे बड़े बेवकूफ के साथ एक अपार्टमेंट साझा किया था और मैं अपनी जान उसी बेवकूफ के नाम करता हूं। कृपया न्यूयॉर्क कभी मत बदलना। जब मैं लंदन चला गया था तो मेरा पहला फ्लैटमेट सचमुच मुझे मारने की कोशिश कर चुका था। मुझे लगता है कि वह सिर्फ इसलिए चाहता था कि मैं वहां शिफ्ट हो जाऊं ताकि वह जो किराया नहीं दे पा रहा था उसे मैं पूरा कर सकूं। और कुछ समय बाद सफाई और पैसों के प्रबंधन को लेकर छोटी छोटी बहसें काफी तीखी हो गईं और मुझे मजबूरन नया घर ढूंढना पड़ा। एक बार जब मुझे नया घर मिल गया तो मुझे वहां शिफ्ट होने के लिए 2 हफ्ते इंतजार करना पड़ा। और भले ही यह सही फैसला नहीं था, मैंने सोचा कि अपने बेवकूफ फ्लैटमेट को आखिरी वक्त तक न बताऊं, क्योंकि भाड़ में जाओ, बस इसलिए। और बजाय इसके कि मैं 1 दिन पहले तक इंतजार करता, मैंने हमारी एक बहस के दौरान ही यह छोटी सी बात बता दी। मेरे जाने से लगभग 1 हफ्ता पहले उसने खुद को पीड़ित दिखाना शुरू कर दिया और मुझसे कहने लगा कि मैं उसे बेसहारा छोड़ रहा हूं, जैसे कि वह बेघर हो जाएगा। लेकिन अगर उसके काम को लेकर, उसके चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए वाले रवैये की वजह से न होता तो शायद मुझे उसके लिए थोड़ी और हमदर्दी होती। हम दोनों ही सिगरेट पीते थे और फ्लैट में ही पीते थे। तो हमारी बहस के अगले दिन सुबह मैं उठा, करवट बदली और दिन की शुरुआत करने से पहले बिस्तर पर ही सिगरेट जलाने के लिए अपनी सिगरेट उठाई। जो लोग अभी ये देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कहानी सुनने से पहले ये बात जान लें। अगर आपके माता पिता या अभिभावक ने कभी यह सबक नहीं सिखाया कि जब भी आप किसी असहज स्थिति में हों तो किसी विश्वसनीय वयस्क को बताएं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस सबक को गंभीरता से लें, क्योंकि काश यह बात मेरे दिमाग में और गहराई से बैठाई गई होती। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे पता है कि यह अनुभव वैसे नहीं होता जैसा हुआ। मैं ये अनुभव आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज भी इसके लिए थेरेपी ले रहा हूँ और शायद आने वाले कई सालों तक लेता रहूंगा।
मेरे थेरेपिस्ट चाहते थे कि मैं उस रात जो कुछ हुआ उसका विस्तार से वर्णन करूं, इसलिए मैंने उनके लिए यह लिखा। लेकिन निजता के हित में मैं इसमें शामिल लोगों के नाम बदल रहा हूं। धन्यवाद। चलिए अब जानते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। यह घटना तब घटी जब मैं 13 साल का था। मेरे 3 सबसे अच्छे दोस्त और मैं, जिन्हें हम एला, रेवन और जेस कहेंगे, एला के घर पर स्लीप ओवर कर रहे थे क्योंकि हम उस नई फिल्म को देखना चाहते थे जिसके हम सब दीवाने थे। एला का घर सबसे अच्छा विकल्प था क्योंकि वह हम सबके घरों के बीच में था और रात के ज्यादातर समय हमारे पास पूरा घर होता। हमने पूरी रात की योजना बना ली थी, जैसा कि दोस्तों का एक युवा समूह करता है, लेकिन आखिरी समय में हमने सेफवे जाने का फैसला किया। वह घर से लगभग 5 या 6 मील की पैदल दूरी पर था। अब ध्यान रखें कि उस समय हम चारों अनुभवी सॉकर खिलाड़ी थे, इसलिए हम सभी काफी देर तक तेज दौड़ सकते थे। हालांकि मैं एक काफी गंभीर चोट से उबर रहा था, इसलिए मैं उतना तेज या उतनी देर तक नहीं दौड़ सकता था जितना आम तौर पर कर सकता था, जबकि उस समय मैं बहुत अच्छा धावक था। खैर, मुझे लगता है कि हम लगभग 4:30 बजे स्टोर पहुंचे और उस समय और हमारे इलाके में सूरज अभी भी निकला हुआ था, लेकिन लगभग 1 घंटे में या उससे थोड़ा ज्यादा समय में सूरज पहाड़ के पीछे छुपने वाला था। हम वहां 15 या 20 मिनट से ज्यादा रुकना नहीं चाहते थे क्योंकि उसकी घर वापसी में ज्यादा समय लगता, चूंकि हमें ऊपर की ओर चढ़ाई करनी थी और किराने के बैग भी उठाने थे। हम अंधेरा होने के बाद घर लौटना भी नहीं चाहते थे क्योंकि उसके इलाके में पहाड़ी शेर और भालू आम थे। और अगर आप ऐसे इलाके में रहने के बारे में कुछ भी जानते हैं तो यह आम जानकारी थी कि सूर्यास्त से पहले घर के अंदर चले जाना चाहिए। हमने अपनी खरीदारी पूरी की और चारों के बीच में 5 या 6 बैग उठाने के लिए हो गए। जैसे ही हम दुकान से निकलने वाले थे, हमने एक कर्मचारी को एला का नाम पुकारते हुए सुना। एला ने पीछे मुड़कर देखा और पता चला कि वह कोई जान पहचान वाला था। वे थोड़ी देर बात करने लगे, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि वे आपस में क्या कह रहे थे क्योंकि वे स्पेनिश में बात कर रहे थे। रेवन ने एला को कोहनी मारी और कहा कि हमें जल्दी चलना चाहिए, तो एला ने अपने दोस्त को अलविदा कहा और हम दुकान से बाहर निकलने लगे। मैंने ऊपर देखा और अनुमान लगाया कि हमारे पास लगभग 10 से 15 मिनट की रोशनी बची है, तो मैंने कहा कि हमें जल्दी करना चाहिए। हम घर की ओर वापस चलने लगे और जैसे ही हम निकल रहे थे, एक फटेहाल आदमी हमारे पास आया और उसने कुछ छुट्टे या पैसे मांगे। मुझे तुरंत पसीने, पेशाब, मल, जो भी आप सोच सकते हैं कि बदबू आई। उस आदमी से सब कुछ आ रहा था। मुझे उस आदमी के लिए सहानुभूति महसूस हुई क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे हमेशा उनसे कमजोर लोगों के प्रति सहानुभूति रखना सिखाया था, भले ही उस समय हमें भी निम्न वर्ग का ही समझा जा सकता था क्योंकि हमारे पास भी पैसों की तंगी थी। मुझे यह भी बताना चाहिए कि चूंकि हमारे पास पैसे कम थे, मेरे दोस्तों ने कहा था कि वे मेरा हिस्सा चुका देंगे क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसे थे। इसलिए जब उस आदमी ने हमसे पैसे मांगे तो मैंने कहा, माफ कीजिए सर, हमारे पास कोई अतिरिक्त पैसे नहीं हैं। मैं इतनी भोली थी कि मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैं ऐसा क्यों महसूस करती हूँ, इसका कारण अब मुझे समझ में आता है। हमें बताया गया था कि हम एक सुरक्षित इलाके में रहते हैं जहां अपराध या चोरी बहुत कम होती है। हम सभी 13 साल की लड़कियां थीं, हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे थे और हमें ऐसी स्थिति से निपटना नहीं आता था। वह आदमी हमारी ओर और करीब आने लगा और उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया जो गंदे पट्टियों में लिपटा हुआ और मिट्टी से सना हुआ था। हालांकि एला जल्दी गुस्सा हो जाती है और लोगों से लड़ने से नहीं डरती, इसलिए उसने तुरंत आगे बढ़कर जोरदार और दृढ़ता से कहा, दूर हटो। मेरी नजर के कोने से मैं देख सकती थी। मेरी 2 और दोस्त रेवन और जेस एला के ऐसा कहने पर डर के मारे सख्त हो गईं। वह आदमी हम पर गुस्सा होने लगा और बोला, शायद इसलिए क्योंकि तुम अपना सारा पैसा बेकार की चीजों जैसे जंक फूड और ट्रीट्स पर खर्च कर देती हो। क्या तुमने कभी हमारे बारे में सोचा है जो ऐसी चीजें खरीदने की हैसियत नहीं रखते? नहीं। और जानते हो क्यों? क्योंकि तुम सब बिगड़ैल कमीने हो। उसकी आवाज भारी और कर्कश थी, लेकिन कमजोर लग रही थी। उसकी बोली लड़खड़ा रही थी और उसका हाव भाव बेहद ढीला था। उसका माहौल पूरी तरह से असहज करने वाला था। उसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी और मुझे मतली सी आने लगी। ठीक उसी समय जेस ने मेरी पीठ में कोहनी मारी, मेरी तरफ देखा और होठों से कहा, कुछ करो।
और मैं ऐसा इंसान हूँ जो तब तक गुस्सा नहीं होता जब तक उकसाया न जाए, और मैं कभी भी अपने करीबी लोगों को डराने नहीं देता। मैं अनमने मन से आगे बढ़ा और उस आदमी से कहा कि पीछे हट जाओ वरना दिक्कत हो जाएगी। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और मैं कभी नहीं भूलूंगा उसने क्या किया। उसने गहरी, लंबी और धीमी सांस ली। उसकी आंखें पलकों के पीछे घूम गईं और बिना कुछ कहे या आंखें खोले वह मुड़ा और, जैसा कि मैं मान सकता हूँ, सेफवे के पीछे की ओर चला गया। इस सब में सबसे अजीब बात यह थी कि बाकी लोग जो सेफवे में प्रवेश कर रहे थे, उनमें से किसी ने भी उस आदमी को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, एक भी नहीं। खास तौर पर एक व्यक्ति, वह आदमी उनके टकराने ही वाला था, फिर भी उन्होंने उसकी मौजूदगी का कोई भी नोटिस नहीं लिया था। हम चारों अभी भी सदमे में थे, लेकिन मैंने बोलकर कहा, हमें अभी जाना चाहिए। उस दिन का अपना फैसला मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पछतावा है। हमें वापस दुकान में जाकर एला की दोस्त की मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय हमने खुद को अलग कर लिया और सीधे वहीं गए जहां हम अकेले होते। फिर मेरे दोस्त और मैं दौड़ने लगे, और मेरा मतलब है हम एला के घर की ओर दौड़ रहे थे। मैं अपनी चोट की वजह से समूह के पीछे था और मैं अपनी जान की कसम खाकर कह सकता हूँ कि मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। हम जिस झाड़ीदार ओक के साथ साथ दौड़ रहे थे वहीं से। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन मैं बस दौड़ता ही रहा। मेरा ज़मीर मुझे ऐसा महसूस करा रहा था जैसे मैं शुद्ध बुराई से भाग रहा हूँ। इस समय तक सूरज डूब चुका था और एला ही एकमात्र थी जिसे वापस जाने का रास्ता पता था, लेकिन इतना अंधेरा था कि हम में से कोई भी यह नहीं देख सकता था कि हम कहाँ हैं। देखने के लिए वैसे भी कुछ नहीं था, सिवाय जंगलों और कभी कभार दिखने वाले पुराने सड़क संकेतों के। लगभग 20 मिनट दौड़ने के बाद हम रुक गए और हम सब थक कर चूर हो चुके थे। मुझे पता था कि बाकी लोग डरे हुए हैं और डर के मारे बेतहाशा भाग रहे हैं। सबसे पहले किसी ने बोलकर पूछा, एला, क्या तुम्हें हमारे आसपास कुछ भी पहचान में आ रहा है? उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह रोने ही वाली हो। जब उसने कहा, नहीं, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि घर कैसे जाना है। जेस धीरे धीरे रोने लगी और रैवन चुप हो गई और मिट्टी में बैठ गई। मेरे पेट के अंदर कुछ था जो मुझे बोलने और अपने दोस्तों को बताने के लिए मजबूर कर रहा था। मुझे लगा जैसे भागते समय मैंने उस आदमी के कदमों की आवाज अपने पीछे सुनी थी, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। वे सभी वैसे ही घबराए हुए थे और मैं स्थिति को और बिगाड़ना नहीं चाहता था। मुझे अलग अलग मौकों के लिए बुनियादी सर्वाइवल स्किल्स आती थीं, इसलिए मैंने हमारे आसपास का जायजा लिया। चांद मेरे बाईं ओर उग रहा था, इसका मतलब था कि पहाड़ दाईं ओर थे। मैंने पहाड़ की ओर देखा और एक ऊंची चोटी पर रेडियो टावरों की रोशनी चमकती हुई देखी। ये जानकर मुझे पता था कि एला का घर लगभग 4 या 5 बजे की दिशा में होना चाहिए था। मैंने यह बात अपने दोस्तों के साथ साझा की और उन्हें उस दिशा में ले जाने लगा। मुझे लगा कि उनके चेहरों पर राहत की एक लहर सी आई, लेकिन उस समय मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं था। जैसे ही हम उस दिशा में चलना शुरू हुए, हम सभी ने पीछे झाड़ियों में किसी मरते हुए जानवर के कराहने जैसी आवाज सुनी। टहनियां टूटने की आवाज, सूखी घास का सरकना और कुछ छोटे जीवों का छुपने के लिए भागना सुनाई दिया। मृत्यु की गंध, और जिसे मैं केवल शराब की गंध कह सकता हूँ, वह हवा में भर गई। हम सब एकदम जड़ हो गए। मैंने इशारा किया कि वे रास्ते के दूसरी ओर जाकर छाया में छुप जाएं। सौभाग्य से हम एक पक्के रास्ते पर थे, इसलिए हम चुपचाप चल सके, और हम सभी ने गहरे रंग के कपड़े पहन रखे थे जो चलते समय कोई आवाज नहीं करते थे। रेवन ने कहा कि अगर वह कोई शिकारी है तो हमें हवा के विपरीत दिशा में जाना चाहिए, लेकिन मेरे मन में मैं उस गंध को पहचान गया था। उसके बाद के पल पूरी तरह शांत थे। हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। गंध चली गई और हम सब इतने शांत थे जैसे हम कभी थे ही नहीं। मैं लड़कियों को इशारा करने ही वाला था कि हमें चलना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन जेस ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के भाव सब कुछ बता रहे थे। हम अकेले नहीं थे। उसने अपनी आंखों से इशारा किया कि मैं अपने बाएं अपने कंधे के ऊपर देखूं। मुझे उल्टी करने का मन हुआ। एक मरी हुई हिरण को सड़क पर घसीटा जा रहा था। मैं चांदनी में देख सकता था कि उसका खून सड़क पर गहरे गाढ़े रंग में फैल रहा था। मैं नहीं देख पा रहा था कि हिरण को कौन घसीट रहा है,
लेकिन अब मैं हल्की खरखराती सांसों की आवाज सुन सकता था, जो उसी लय में थी जिसमें हिरण को खींचा जा रहा था। मैंने धीरे धीरे अपना सिर वापस अपने दोस्तों की ओर घुमा लिया, जो सभी मेरी दाईं ओर थे। रेवन का हाथ उसके मुंह पर कस कर रखा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वह एक गोले की तरह सिमटी हुई थी, अपनी हल्की सिसकियों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी। एला के चेहरे पर एक ठंडा भाव था, जिससे मुझे एहसास हुआ कि वह खुद को इस स्थिति से अलग कर चुकी है और अब हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा था उसे वह ग्रहण नहीं कर पा रही थी। यह जानकर मैंने उन सभी का हाथ पकड़ लिया, उनकी आंखों में आश्वस्ति भरी नजरों से देखा और जितना हो सके उतनी धीमी आवाज में कहा, हम सब ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। अब हमें घर जाने का रास्ता पता है और वह पहले ही शिकार कर चुका है, तो जब तक हम उसके शिकार के पास नहीं जाते वह हमें कुछ नहीं करेगा। हमें बस जितना हो सके उतनी चुपचाप और जल्दी से चलना है। वे धीरे धीरे फिर से वास्तविकता में लौटने लगे और सहमति में सिर हिलाने लगे। मैंने अपनी कुछ बातों में झूठ बोला, खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए कि वे सच हैं। मैंने आगे कहा, तुम तीनों मेरे आगे चलोगे। रेवन, तुम्हें एला के साथ सबसे आगे चलना है और उसे संभाले रखना है। रेवन वैसे भी वह थी जिसे खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ चाहिए होता था, लेकिन साथ ही एला को भी नियंत्रण में रखना था, क्योंकि वह लोगों को शांत और स्थिर रखने में सबसे अच्छी थी। उसे एला और मेरे साथ काफी अनुभव था, क्योंकि हम दोनों को कभी कभी मानसिक बीमारी के कारण ग्राउंडिंग की जरूरत पड़ती है। वह जल्दी या देर से यह पहचान लेगी कि हम कहाँ हैं, और जब ऐसा हो तो तुम्हें वह जानकारी जेस के जरिए मुझे पहुंचानी होगी। जेस, तुम मेरे आगे चलो और यह सुनिश्चित करो कि हम जितना हो सके एक दूसरे के करीब रहें। इसके साथ ही हम जितना हो सके उतनी चुपचाप चलने लगे, लेकिन फिर भी अपने बैग पकड़े हुए थे, क्योंकि हमें एहसास ही नहीं हुआ था कि हम अब भी उन्हें पकड़े हुए हैं। लगभग 6 मिनट तक शुद्ध डर के साथ समूह के पीछे अंधेरे में चलते हुए जेस ने मुझे बताया कि एला जानती है कि हम कहाँ हैं और उसे लगता है कि हम लगभग 5 मिनट चलने के बाद घर पहुंच जाएंगे। ठीक उसी समय जब जेस अपनी गति बढ़ाकर बीच में आने लगी, मैंने फिर से वही आवाज सुनी। मैं गहरी और लंबी सांसों की आवाज सुन सकता था, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस आदमी की थी जो दुकान में मेरे पीछे था। मुझे पता है कि पैरानोइया इंसान से अकल्पनीय चीजें करवा सकता है, लेकिन यह पैरानोइया नहीं था। मैंने अपनी गति बढ़ा दी ताकि हम सब एक साथ रहें, यह जानते हुए कि हम साथ में ज्यादा मजबूत हैं। आखिरकार हम एला के मोहल्ले में पहुंच गए और उसके घर की ओर दौड़ पड़े। वहां और भी घरों की लाइटें जल रही थीं, इसलिए अब हम आखिरकार देख सकते थे कि हमारे आसपास क्या है। मेरे अवचेतन मन ने मुझे पीछे देखने के लिए कहा, ताकि देख सकूं कि अब जब रोशनी है तो मेरे पीछे क्या है। जैसे ही मैं दौड़ा, मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरा दिल थम सा गया। मैंने झाड़ियों में एक आदमी की परछाई देखी, जिसके हाथ फैले हुए थे और सिर पीछे की ओर झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज या किसी को पूज रहा हो। मैंने तुरंत सिर घुमा लिया और पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा, अपने दोस्तों को अपने आगे इकट्ठा किया और उन्हें तेज भागने के लिए उकसाया। सिर्फ इतना कहा, चलो। हम एला के घर के दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजे का कोड डाला और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। हम सब उसकी दहलीज पर हाँफ रहे थे, लेकिन वे लोग पूरी तरह अनजान थे कि मैंने क्या देखा था। हम सब बेसमेंट में इकट्ठा हो गए, क्योंकि वह घर का सबसे सुरक्षित हिस्सा था और बेसमेंट के दरवाजे पर अलार्म भी लगा था अगर वह खुलता। एला ने अलमारी में रखे एयर मैट्रेस निकाल लिए और हम सब ने इतने कंबल इकट्ठा कर लिए कि कमरे का हर इंच ढक जाए। जैसे ही हम सब फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे, उन्होंने मुझे शांत बनाए रखने और सबको सुरक्षित यहाँ वापस लाने के लिए धन्यवाद कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। आखिरकार मैंने जो देखा और जो कुछ भी हमने अनुभव किया उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने घबराते हुए पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ, और मेरी आंखों में आंसू थे जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्या देखा और सुना। उन्होंने सबने कहा कि वे मेरी बात मानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे कभी सच में समझ पाएंगे कि उस रात मैंने क्या महसूस किया और क्या देखा जब मैंने उस आदमी को देखा था, और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब मैं बहुत गहरी नींद में सोने वाला व्यक्ति हूँ। संदर्भ के लिए, मेरी माँ मुझे दरवाजे के बाहर बर्तन बजाकर जगाया करती थी और कई बार वह भी काम नहीं करता था, तो मुझे नहीं पता कि यह सब क्यों हुआ।
और अधिक संदर्भ के लिए, चूंकि हम बेसमेंट में थे, खिड़कियां जमीन के नीचे बनी थीं, जिनके सामने इतनी जगह थी कि कोई व्यक्ति उसमें फिट हो सकता था। अब मुझे आज भी नहीं पता कि वह सपना था या नहीं, लेकिन उसी रात मैं फिर से किसी की सांसों की आवाज सुनकर जाग गया, और जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो एला के बाथरूम के शीशे में मुझे उसकी खिड़की के बाहर का दृश्य दिख रहा था। मेरी आंखें उस आकृति पर फोकस करने की कोशिश कर रही थीं जो मैंने देखी, लेकिन मैंने चश्मा नहीं पहना था। लेकिन जितना मैं देख सका, एक व्यक्ति अपनी हथेलियां खिड़की के शीशे पर टिकाए हुए था और वह हमें सोते हुए घूर रहा था। उस रात का जमा हुआ डर मुझ पर हावी हो गया और मैं बेहोश हो गया, और जब मैं जागा वहां कुछ भी नहीं था, यहां तक कि एक हाथ का निशान भी नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे रात में कभी जागे थे, और सबने कहा नहीं। अब कई साल बीत चुके हैं और ये बात साफ है कि उस रात के बाद से मैंने एक भी सपना नहीं देखा है, लेकिन मुझे अब भी रात में डरावने सपने आते हैं जिनमें खुली खिड़कियों से आकृतियां मुझे सोते हुए देख रही होती हैं। मौत और शराब की गंध, चारों ओर घना अंधेरा, और मैं एक ही जगह दौड़ रहा हूँ जबकि मौत मेरे करीब आती जा रही है, जब तक मैं ठंडे पसीने में भीगकर जाग नहीं जाता और सुबह तक कांपता रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये डरावने सपने कभी रुकेंगे या नहीं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे किसी भी दोस्त को वैसी ही डरावनी चीजें नहीं झेलनी पड़ी जैसी मुझे झेलनी पड़ती हैं।